ओके, तो हम लोग आज शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 3। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम कैसे मोल को निकाल सकते हैं अगर हमको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो ST2 पे, या फिर अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, या फिर हमको मोलर मास दिया हो। ठीक है, तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमने फॉर्मूले देखे थे लास्ट क्लास में, और किस तरीके से मोल अगर हमको गिवन है तो ये बाकी चीजें भी हम निकाल। तो आज हम अपना लेक्चर 3 शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सब आज हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे और इसके बाद मैं डीपीपी दूंगा जिसको तुमको लगाना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला टॉपिक की अगली डीपीपी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 3। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जो मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर 3 शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे मीन एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, यानी मीन एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। तो आपको पता है कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनके एक से ज्यादा एटॉमिक मासेस होते हैं, यानी जिनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। जैसे कि मान लो अगर तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द फ्लोरीन, तुरंत बोलते हैं 35.5। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि 35.5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एवरेज है। ठीक है, तुमको पता है कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसका मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, वो जो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी वो एवरेज एटॉमिक मास है, यानी उसमें एक से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं जिसका हम एवरेज मास लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एवरेज एटॉमिक मास का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि जो भी उसका आइसोटॉपिक मास है मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ दैट कंपोजिशन ऑफ द आइसोटॉप। ठीक है, यानी नेचुरली जो उसका परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसके आइसोटॉपिक मास से। ठीक है, और प्लस जो उसका दूसरा आइसोटॉपिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से और डिवाइड बाय 100। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास या फिर मीन एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अगर हमारे जैसे 40 है, 40 इंटू 12 यानी 40 क्या है इसका परसेंटेज, और 12 क्या हो गया इसका? 12 हो गया इसका आइसोटॉपिक मास। ठीक है, इंटू 15 इंटू 60 परसेंटेज एवरेज एटॉमिक, और इसका आइसोटॉपिक मास कितना? 15। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.80। यानी एवरेज एटॉमिक मास जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसका जो भी आइसोटॉपिक मास है मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100 क्योंकि टोटल परसेंटेज मेरा 100 होगा, 100 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे दो आइसोटॉपिक मास है 16 एंड 20, और इसका आइसोटॉपिक परसेंटेज दिया है 20 एंड 80%। इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे। इसका आइसोटॉपिक मास 16 है, परसेंटेज 20, प्लस इसका आइसोटॉपिक मास 20, परसेंटेज 80 डिवाइड बाय 100, तो सॉल्व करेंगे 19। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको देखो, ये जो हम आइसोटॉपिक मास करते हैं उसमें एक चीज ध्यान में रखना। ठीक है, जो एवरेज हम मास निकालते हैं किसी भी चीज का, वो जो भी उसके आइसोटोप्स दिए होंगे तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकती, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हमेशा जब भी लाई करेगा तो इनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास आई होप सबको पता लग गया होगा कैसे निकालना। ठीक है, और क्या होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अलग दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास क्या है और ये होता क्या है? तो देखो, एवरेज मोलर मास का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एक बीकर है मेरे पास, और उस बीकर के अंदर 2 या 3 गैसेस हैं। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ बीकर, तो कैसे निकालोगे? तो तुम तो ऐसे बता नहीं सकते कि उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम है तो किसी जिसका ज्यादा उसी का मास होगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता भाई, सबके मोल अलग होंगे। ठीक है, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग है, तो उसका जब भी तुम गैसेस का मास बताओगे तो क्या लोगे? एवरेज लोगे। या फिर तुमको अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली 2 गैसेस जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर मैं बोलूं मोटा मोटी कि अगर मान लो मेरा ऑक्सीजन जो है वो 20% है और नाइट्रोजन जो है मेरा वो 80% है, और बताओ कि इस एटमॉस्फेयर का एवरेज मोलर मास क्या है, तो कैसे निकालोगे तुम एवरेज मोलर मास? तो एवरेज मोलर मास निकालने का वही फॉर्मूला है
कि जो भी उसका मोल दिया है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, उसके मोलर मास से, जो भी गैसेस है, और डिवाइड बाय टोटल मोल, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लो मेरे पे एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन है और हमको पूछे कि बताओ एवरेज मोलर मास ऑफ एयर क्या है, तो कैसे निकालेंगे उसको। तो यहाँ पे 80% मेरे पे क्या है, नाइट्रोजन है, और मोल परसेंटेज यानी ये जो परसेंटेज है वो मोल परसेंटेज याद रखना, मास परसेंटेज नहीं। 80% मोल परसेंटेज यानी 100 अगर मोल है तो उसमें 80 मोल नाइट्रोजन का होगा और 20 मोल क्या होगा, ऑक्सीजन का। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 20 प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है मोल परसेंटेज 20 मल्टीप्लाई बाय 32 और टोटल मोल कितने हो गए 100। तो जो आएगा यानी ये आएगा तुमको सॉल्व करने पे 28.8, यानी एवरेज मोलर मास मेरा कितना आ गया 28.8। यानी इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो मास है, एवरेज मास है, वो कितना है 28.8 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और भी गैसेस होते हैं लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि ठीक है वो बहुत कम। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, 10 मोल ऑक्सीजन दिया है, 480 ग्राम ओजोन दिया है और 800 ग्राम मेरे को मीथेन दिया है। तो सबसे पहले इनका मोल निकाल देते हैं। तो मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, इसका 10 मोल आएगा, इसका 50 के। फिर मीथेन का मास क्या होता है 16, यानी CH4 होता है तो 16। अब वही फॉर्मूला हम यूज करें, फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो हमारे पे क्या होगा 10 इंटू 32, क्योंकि 10 मोल ऑक्सीजन का है और 32 क्या है मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, 10 मोल ऑफ ओजोन और इसका मोलर मास कितना है 48 प्लस 50 मोल मीथेन का और इसका मोलर मास कितना 16 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे 70। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 22.85। ठीक है, एवरेज मोलर। ठीक है, इसके बाद तो हमको इजीली पता लग जाएगा कि कैसे हम एवरेज मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को करो जरा। ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग ट्राई कर सकते हो और एक वीडियो को पॉज कर लेना और ट्राई करके एक बार देखना कि कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि अगर मान लो मेरे पे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोपिक मास है 16, 17 एंड 18। 16 कितना दिया हुआ है 90%, 17 कितना दिया है 17 और 18 का सम दिया है कितना 10%। और हमको पूछ रहा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ 17 एंड 18 कितना है, और एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है 16.1। ठीक है, और हमको पूछ रहा है कि बताओ कि इनका मास क्या होगा। ठीक है, सॉरी इनका परसेंटेज क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो हमको 90% दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमको 17 और 18 का चाहिए, तो हम 17 का मान लेते हैं कि ये x है या a है, और तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस है। इसको लेट कर लेते हैं कि इसका परसेंटेज a है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको एवरेज मोलर मास कितना दिया 16.12। ठीक है, इसका हमने परसेंटेज माना a इंटू 17 प्लस इसका कितना हो जाएगा 10 माइनस a इंटू 18 प्लस 16 इंटू 90 डिवाइड बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का परसेंटेज कितना आ जाएगा 8%। तो यानी मेरा 17 कितना है 8%, तो 18 कितना हो जाएगा 2%। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ N2O एंड NO इफ द एवरेज मोलर मास इज 30। तो यहाँ पे क्या है, हमको बोल रहा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ N2O और NO कितना होगा अगर एवरेज मोलर मास 32। इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका एवरेज मोलर मास कितना दिया है 34। हम मानते हैं, मान के चलते कि N2O का जो मास है तो मतलब सॉरी N2O का जो परसेंटेज है वो A है और इसका मोलर मास कितना हो गया 42। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस से टोटल मोल का, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस से, और इसका मास कितना होता है 30 डिवाइड बाय 100। टोटल मोल हमने क्या माना है ये 100 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो A यानी N2O का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा 28.57, और बाकी जो बचा हुआ है वो किसका आ जाएगा NO। ठीक है, क्योंकि N2O को हमने A माना था और NO फिर कितना हो जाएगा 100 माइनस है। ठीक है, क्लियर है कि टोटल मोल परसेंटेज 100 हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, और अपॉन में टोटल। ठीक है, आई होप ये भी सबका करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, विदाउट है इसमें गुड। अब आते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, कि अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है,
परसेंटेज कंपोजिशन आई होप सबने 9th क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा, तो भी हम देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्या होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पे कोई भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, कोई भी अगर उनका कंपाउंड दिया है, तो उस कंपाउंड जो बना होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का बना होगा, तो उस एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट का जो परसेंटेज हम निकालते हैं टोटल कंपाउंड के में से, वो उसका क्या कहलाता है? परसेंटेज कंपोजिशन। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है जो किससे मिलके बना है? कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अगर मान लो मैं मोलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो कितना होगा? 100 होगा। और अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट अगर मैं उनका बोलूं तो उनका परसेंटेज बताओ क्या होगा, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम का परसेंटेज, तो कैल्शियम कितना होता है? इसका मास 40 और टोटल मास कितना? 100। तो 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 40%। सिमिलरली कार्बन का देखें तो कार्बन का कितना होता है? 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कितना हो जाएगा? 12%, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा तुम्हारा 48, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 16 से 48, 48 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। सिमिलरली फेरिक सल्फेट का भी देखते हैं, तो फेरिक सल्फेट में भी आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन का देखते हैं क्या आएगा। तो पहले इसका पूरा मोलर मास निकाल दें, पूरा मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 400, तुम ट्राई कर सकते हो। फिर इसका परसेंटेज आ जाएगा कितना? आयरन का 28%, ठीक है। फिर आयरन का, क्योंकि आयरन का मास होता है 56, तो 56 यानी 112, टोटल मास होगा 400, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 28%। परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना? सल्फर 3 है तो उसका निकल जाएगा, और ऑक्सीजन 12 है तो उनका मास डिवाइड बाय 400 इंटू 100 कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा 48। तुम लोग पोटास एलम का निकाल सकते हो, पोटास एलम का फॉर्मूला ये है, घर पे ट्राई कर सकते हो कि क्या इनके परसेंटेज कंपोजिशन होंगे डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये एक तरह का डबल सॉल्ट है यानी एलम है, ठीक है। ओके, तो आई होप इतना सबका आ गया होगा। ओके, अब आते हैं, देखो क्वेश्चन इतना ही आने वाला नहीं है, क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड देखते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड कैसे हमारे क्वेश्चन को बनाया है। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि बताओ कि अगर हमारे पे इंसुलिन है, ठीक है, हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि अगर इंसुलिन है जो कि 0.016% सल्फर कंटेन किए हैं, तो बताओ कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन क्या हो। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए बोले कि बताओ व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोलेगा, ठीक है, तो हमको इंसुलिन दिया है और उसमें सल्फर का परसेंटेज दिया है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितने सल्फर है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो जब भी हमको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोलेगा तो हम मान के चलेंगे एटलीस्ट एक सल्फर तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी तो कुछ कुछ परसेंटेज आएगा। तो जब भी हमको मिनिमम पूछेगा तो कम से कम हम मानेंगे कि एक सल्फर तो मेरा प्रेजेंट होगा ही होगा। तो जब हम मान के चल रहे हैं कि एक सल्फर प्रेजेंट होगा तो उसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं? उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो तुमको परसेंटेज का फॉर्मूला पता ही है, परसेंटेज हमको कितना दिया है? 0.016%, और एक सल्फर का मास कितना होता है? 32, और मैंने एटलीस्ट 1 माना है तो एक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सल्फर। तो मोलर मास ऑफ सल्फर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? इसको करेंगे तो 3200 आ जाएगा डिवाइड बाय 0.016, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 5, यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इंसुलिन कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? इसके बाद ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके और देखो क्या तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। इसमें भी कितना दिया है? नाइट्रोजन 0.07%, ठीक है, और ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कैसे करेंगे? यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया है? 0.07%, और इसका हमारे पे नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, ठीक है, और मिनिमम पूछ रहा है तो एक तो मानेंगे एटलीस्ट, इंटू 100 डिवाइड बाय मोलर मास। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मोलर मास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। आई होप सबका आ गया होगा ये, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत है? अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी का एप्लीकेशन है। इसमें क्या है? इसमें बोल रहा है कि अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन पे हमारा जो आयरन का परसेंटेज है वो दे रखा है 0.25% ऑफ आयरन, और बोल रहा अगर हमारा
हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास दिया है 89600, तो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन हीमोग्लोबिन। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे अब हमको कॉन्सेप्ट जो लेना है वो क्या लेना है कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, हीमोग्लोबिन दिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, आयरन दिया है, नंबर पूछा है, तो नंबर को हम मानेंगे क्या, एन। नंबर को क्या मानेंगे, एन। तो सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज हमको गिवन है, बस यहाँ पे 1 नहीं लेना है, क्या लेंगे, एन। और आयरन का क्या मास होता है 56, तो यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, मैंने नंबर ऑफ आयरन एटम को मान लिया एन, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 56 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय द मोलर मास। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 89600 डिवाइड बाय 56 into 100। अब ये जब सॉल्व होगा मेरा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, गुड, समझ में आया सबको, चलो सही है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके और बताओ कि आंसर तुम लोग का आया कि नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा आंसर। तो देखो यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन है जिसका वेट हमको दे रखा है कितना 160000, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर का परसेंटेज कितना दिया है 0.02, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि अमाउंट ऑफ मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड में। तो सेम तरीके से परसेंटेज हमको दिया 0.02, इसमें नंबर हम n मान लेते हैं और एक सल्फर का मास 32 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 16000, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका आएगा। तो आई होप सबका आंसर आ गया होगा, अगर आ गया हो तो लाइक बटन दबा सकते हो, ठीक है, शेयर करो फ्रेंडों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब करना चैनल, गुड, ओके। अब इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है परसेंटेज कंपोजिशन। देखो मैं परसेंटेज कंपोजिशन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, और डीपीपी में ऐप पे अपलोड कर लूंगा, तुम लोग को क्वेश्चन को लगाना है और सबमिट करना है, ठीक है, और कोई डाउट है वो भी तुम पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन Na2SO4.10:2, ठीक है। तो यानी अब हमको वाटर क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर एसोसिएटेड विद द कंपाउंड। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हैं इसमें, कितने एसोसिएट किए हैं 10। तो हमको जब इसको कभी भी परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन पूछेगा तो सबसे पहले हमको ये पता करना कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 10। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो होगा यानी 18 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, कितने नंबर है उसको, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय द मोलर मास यानी टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो कितना हो गया 322। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मेरा परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आई होप आ गया होगा, ठीक है सबका, ओके। कभी कभी ये नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नंबर में क्या करना है, यहाँ पे नंबर की जगह n मान लेना और यहाँ पे मोलर मास में भी n इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो n की वैल्यू निकल जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये घर पे तुम लोग कर सकते हो कि वॉशिंग सोडा का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 62.9 है, घर पे कर लेना, ठीक है? इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी परसेंटेज कंपोजिशन का, उसमें हमको, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 16.5 ग्राम ऑफ मेटल है जो कि मेरा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और मेरा 35.6 ग्राम ऑक्साइड बना रहा है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए मेटल ऑक्साइड। तो हमको क्या लगाना है, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है। तो तुमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मेरा जो मास है, ठीक है, वो कंजर्व रहता है, जितना रिएक्टेंट की तरफ रहेगा उतना ही मेरा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। यानी यहाँ पे अगर मेटल का मेरा मास 16.5 है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की तरफ भी मास कितना हो जाएगा 35.6 है पूरा मेटल ऑक्साइड, तो उसके अंदर भी मेटल 16.5 है। तो यानी जो डिफरेंस आएगा यानी टोटल मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड माइनस 16.5 करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा मास ऑफ द मेटल, ठीक है। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो तुम देखोगे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए मेटल ऑक्साइड, तो यानी मास ऑफ द ऑक्सीजन इन ए मेटल ऑक्साइड। तो मेटल हमको दे रखा है 16.5 और टोटल मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड कितना दिया 35.6। तो कंजर्वेशन ऑफ मास में लगाएंगे तो मेटल का मास
जितना तुम्हारा था इनिशियली उतना ही रहेगा मेटल ऑक्साइड में, तो जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन, यानी वो जो आया होगा वो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो फिर वही फॉर्मूला लगा लो, टोटल मास डिवाइड मतलब मास ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइड बाई द टोटल मास, ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 53.65, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करो, आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे मतलब ट्राई करो, ठीक है, और देखो आंसर आता है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा दिया हुआ है कि एक 24 ग्राम मेटल है, वो कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ और तुम्हारा मेटल नाइट्राइड बना रहा है। तो अब हमको देखना है कि 24 ग्राम मेटल और मेटल नाइट्राइड का वेट कितना है 60 ग्राम। उसको जब देखेंगे तो मेटल हमारा क्या हो जाएगा, तो 64 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ गया, मास कितना आ गया 36, और टोटल मास कितना दिया 60। तो जब इसको करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा 60%, यानी मेरा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन या मेटल नाइट्राइड कितना होगा 60%। आई होप सबका आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, और डेंसिटी के बारे में, ठीक है। आई होप ये यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्लास को हम लोग खत्म